नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि यहाँ पे 20 प्रश्न सीडीपी से रखे गए हैं, जिसमें से आज का आप लोगों का टारगेट जो रहेगा यहाँ पे 15 प्रश्नों का रहेगा। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग और प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एकदम, क्योंकि यहाँ आज के प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को कम से कम 3 से 4 नंबर देके जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कितने प्रश्न आप लोग आज करते हैं 20 में से। तो हर एक प्रश्न को समझते हुए चलिएगा और हर एक प्रश्न आप लोगों को व्याख्या के साथ रखा जाएगा, ताकि एक भी प्रश्न आपका डाउट न रह जाए और हो सकेगा तो अच्छे से व्याख्या को प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जाएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपना स्कोर जो है इसी तरह स्पीड बढ़ाए रखिएगा। और आपका जो वहाँ पे टारगेट होना चाहिए एक 20+ सी टेट में होना चाहिए, ताकि आप कितना भी हो सके तो फाइट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है जी, शेयर कर दीजिए एक बार। गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का दूत नहीं है। दूतकरण यहाँ पे करने का मतलब ये है कि बालक के विकास में कौन सी अपना भूमिका नहीं निभाता है समाजीकरण के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है हमारा परिवार, दूसरा अस्पताल, तीसरा स्कूल और चौथा करा है सहकर्मी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि समाजीकरण, लेकिन किससे संबंधित है, हाइड है किससे, बालक से। तो बालक का समाजीकरण कहाँ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो दूत नहीं, यानी किससे बालक का विकास नहीं होता है, समाजीकरण व्यक्ति का नहीं होता है, किससे, तो परिवार में होता है, प्रथम होता है परिवार में रह के बालक सभी गुणों को सीखता है, फिर इसके बाद परिवेश में जाके उसे किस तरह से व्यवस्थित करना है उसके बारे में जानता है। लेकिन अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल में बालक केवल अपने उपचारात्मक कार्य के लिए जाता है, वो भी रोगों के उपचारात्मक के लिए। स्कूल में बात की द्वितीय समाजीकरण पद्धति होती है, और सहकर्मी यानी बालक अपने क्या करता है, सहपाठियों के द्वारा भी समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 20 में के साथ जाएगा। और एक बार क्या करिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। चलिए इसको देख लेते हैं, बालक कहाँ कहाँ अपनी सामाजिक प्रक्रिया को निभाता है और अच्छे से सीखता है। तो यहाँ पे देखिए पहले का हमारा जो आंसर था दूसरा था, और ये कह क्या रहा है कि किसी व्यक्ति का समाजीकरण उसके जीवन काल के दौरान विभिन्न दूतों के साथ बातचीत के माध्यम से होता है। देखिए विद्यालय में जाएगा तब भी बातचीत करेगा बालक, तभी उसका क्या होगा, समाजीकरण होगा। घर में रहेगा तब भी करेगा। और यहाँ पे देखिए क्या है कि अपने सहपाठियों के साथ रहेगा तब भी उसका समाजीकरण होगा, लेकिन अस्पताल में उसका नहीं होगा। तो किस प्रकार से है, यहाँ पे देखिए परिवार में भी होता है, विद्यालय में होता है। अगर पूछता है कि बालक की द्वितीयक समाजीकरण कहाँ पे होती है, तो आप मान सकते हैं कि हर बार आया है कि विद्यालय में होता है। और तीसरा सहकर्मी, चौथा समाचार या फिर मीडिया। तो मीडिया के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे दूसरा गया था। यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा ये करा कि राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 प्रोत्साहित करती है, क्या करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है विशेष शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा एकीकृत शिक्षा और चौथा करा है कि नियमित शिक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा प्रोत्साहित करती है किसको, यानी अक्षम बालकों को शिक्षा के लिए जोड़ना, शिक्षा के लिए जोड़ना। लेकिन अक्षम बालक होते कौन, विशिष्ट बालक कौन होते हैं, समावेशी शिक्षा के साथ जोड़ना। तो राइट आंसर कहाँ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे किसके साथ, दूसरे के साथ होगा। एकदम राइट करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा। ठीक है, जितने लोगों का आया एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके उदाहरण पे। देखिए इसका उदाहरण क्या कहा है, सभी प्रश्नों के उदाहरण रखे गए हैं, ताकि एक भी डाउट आप लोगों का न रहे, क्योंकि प्रश्नों पे अधिकतर आप लोगों के डाउट रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 एक समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। किसी यहाँ पे करती है समावेशी शिक्षा, यानी जो बालक छूट गए हैं शिक्षा की दृष्टि से उनको एक साथ पढ़ाना, ठीक है, शिक्षा के दायरे में जोड़ना। समावेशी शिक्षा इसे नियमित कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी के तहत विकलांग बालकों को सामान्य शिक्षा की परिस्थिति में मुख्य रूप से सेवा देना, यानी जो बालक छूट रहे हैं, विकलांग बालक, अक्षम बालक, जिस भी अक्षमता से ग्रसित हैं, उनको क्या करना है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से जोड़ना। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, और कमेंट सभी लोग फास्ट करिए, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए। यहाँ पे देखिए तीसरा करा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल और कक्षा का वातावरण निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला करा है कि माता पिता और समुदाय को स्थान प्रदान करने के लिए गैर विचारणीय। और यहाँ पे दूसरा करा है कि एक सक्षम वातावरण के पोषक पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा करा है कि अनुशासन की परंपरा यहाँ पे धारणाओं को छोड़ देना। और यहाँ पे चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो हमने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे अक्षम बालकों, किसको, अक्षम बालक, हमने ऊपर ही कहा है आप लोगों को कि समावेशी यानी 2005 एनसीएफ 2005 कहता है कि उनको यहाँ पे शिक्षा के माध्यम से जोड़ना जो कि शिक्षा से कट चुके हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, कि एक सक्षम वातावरण के
पोषण पर ध्यान देने केंद्रित करना, मतलब क्या है कि सभी को शिक्षा के माध्यम से जोड़ना। तो राइट आंसर तीसरे का दूसरे के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। यहाँ पे अनुशासन की परंपरा धारणा, यहाँ पे देखिए अनुशासन की व्यवस्था नहीं होती है, विद्यालय की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षा के दायरे में जुड़ना, माता पिता समुदाय को स्थान प्रदान नहीं करना है, बल्कि बालकों को स्थान यहाँ पे प्रदान करना है। तो ये तो दोनों हमारा वैसे ही कट गया, तो बचा हमारा कौन सा, दूसरा, चौथा होगा ही नहीं। इसके उदाहरण पे देख लेते हैं, उदाहरण क्या कर रहा है। देखिए उदाहरण भी हमारा ये कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल और कक्षा के वातावरण को एक सक्षम वातावरण के पोषक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुशासन की परंपरा धारणा और फिर से देखना चाहिए कि माता पिता और समुदाय को स्थान प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा करनी चाहिए। तो राइट आंसर दूसरा गया था तीसरे पे। अब चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न ये करा कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक प्रतिनिधिक होता है। ऊपर ही पहले ही फर्स्ट प्रश्न में हमने बताया था कि प्रथम में कौन होता है, द्वितीयक में कौन होता है, तृतीयक में, चतुर्थ में कौन होता है। तो यहाँ पे इसको गलत मत करिएगा। यहाँ पे करा है हमारा क्या कि यहाँ पे परिवार और पड़ोस, दूसरा करा है कि परिवार और रिश्तेदार, और यह तीसरा करा है स्कूल और आस पड़ोस, यहाँ पे चौथा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, हमने ऊपर ही बताया है कि द्वितीयक पे कौन आएगा। यहाँ पे देखिए प्रथम में आएगा परिवार, द्वितीयक में आएगा स्कूल, और यहाँ पे तृतीयक में जो आएगा बालक के आस पड़ोस आएंगे, यानी उसके जो सहपाठी हैं वो आएंगे, और चतुर्थ में आएगा उसका मीडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरा। कितने लोगों का तीसरा आया है एकदम जी राइट आंसर। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने लोग नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पे बढ़ते हैं इसके उदाहरण पे। क्या करा है उदाहरण इसका, देखिए उदाहरण इसका ये करा है कि इसका स्कूल और यहाँ पे अड़ोस पड़ोस समाजीकरण के द्वितीयक प्रतिनिधित्व में परिवार के सदस्यों के बजाय समाज के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और यह घर से बाहर होता है। उदाहरण, जब जिन स्कूलों को घर से बहुत अलग व्यवहार की आवश्यकता होती है, उसे क्या होता है, समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा है। पांचवा प्रश्न भी यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। कह रहा है पहला, देखिए क्या कह रहा है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। यानी मतलब ये है कि जो बालक स्वयं के कार्यों को स्वयं आनंद लेते हुए कार्य को करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। पहला करा उपभोक्ता प्रकार का कार्य, दूसरा करा निर्णयात्मक प्रकार का कार्य, तीसरा करा समस्यात्मक प्रकार का कार्य, चौथा करा ड्रिल और अभ्यास कार्य। पांचवें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा, यहाँ पे देखिए जल्दी से कमेंट करिए, इसकी आपकी कमेंट देख के फिर इसके बाद बता रहे हैं। जिसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता प्रकार के कार्य होते हैं, बालक अपने अनुसार कर रहा है, खुद से आनंद कर रहा प्राप्त कर रहा है, खुद से कार्य कर रहा है, अनुभव प्राप्त करता है। देखिए अनुभव यानी अनुभव जो होगा उपभोक्ता खुद से ही प्राप्त करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पांचवें का पहला। उदाहरण भी देख लेते हैं आप लोगों के। यहाँ पे देखिए जिस कार्य में बच्चों को आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त होता है, उसे उपभोक्ता प्रकार के कार्य कहा जाता है। यानी जिसमें बालक खुद से कार्य करके खुद ही अनुभव प्राप्त करता है, खुद ही आनंद प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता प्रकार के कार्य कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। एक भी प्रश्न पे डाउट नहीं होना चाहिए सभी लोगों का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि इनमें से किस व्यक्तिगत मतभेदों के प्रबंधन के लिए शिक्षण रणनीतियों में शामिल किया जा सकता है। तो पहला करा कि मौजूदा ज्ञानात्मक स्तर को आधार के रूप में उपयोग करना, दूसरा करा है कि सीखने की योग्यता को दूर करने के लिए निर्देश पाठन यहाँ पे पाठन पठना करना, और यहाँ पे तीसरा स्मरण शक्ति को मजबूत करना, चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो छठे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमने कहा कि अगर ऑप्शन में एक भी गलत हो गया तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, लेकिन अगर 100% कहा जाए 99% अगर उपयुक्त सभी आया तो राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, उपयुक्त सभी होगा। इसके उदाहरण पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या विचार है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे जनसांख्यिकी भावात्मक व्यवहार और ज्ञानात्मक व्यवहार के कारण छात्रों के बीच मौजूद मतभेदों को व्यक्तिगत मतभेद के रूप में संदर्भित किया जाता है। शिक्षार्थियों के विभिन्न लक्षणों के आधार पर उन्हें संभालने के लिए विभिन्न रणनीतियों का पालन किया जाता है। अनुदेशन रणनीति को आगे अनुकूलित शिक्षा प्रणाली और संचारात्मक अनुदेशन को प्रणाली में के रूप में विभाजित किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे गया था छठे का चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देखते हैं। सातवां क्या करा है, सातवां भी बहुत अच्छा है। सातवां ये करा है हमारा, देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा की यानी आगे बढ़ाने की शिक्षा को अच्छा वर्णन करता है। पहला करा है थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई और परीक्षण। थीमेटिक में होता है आपका व्याकरण। क्या होता है, व्याकरण। तो अब आपको पता चल गया है कि प्राथमिक स्तर के आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे उच्च की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो हमारा यहाँ पे होगा नहीं,
कट गया। और व्यक्तिगत अधिगम, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत की बात कर रहा है, यानी मतलब खुद की किसी एक पर बल दिया जाए। सामूहिक बनाने को छात्रों को लेबलिंग करना यानी बांटने की बात कर रहा है। यहाँ पे व्यक्तिगत भी कर रहा है, सामूहिक भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लेबलिंग यानी बांटने की बात कर रहा है, तो ये भी कट गया। अब बचा हमारा कौन सा, यहाँ पे तीसरा, परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे करा है रैंकिंग बनाना, यानी निर्धारित करना कि बालक कौन सा क्या है, तो ये भी हमारा कट गया। ठीक है, अब बचा कौन चौथा, तो चौथा हमारा यहाँ पे होगा करके सीखना। करके सीखना सबसे उपयुक्त वर्णन होता है यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के अवसर। देखिए करके सीखेंगे बालक तो अपना अवसर भी प्रदान करेंगे, और यहाँ पे विधि सहयोग से सीखना, तो राइट आंसर यहाँ पे गया था हमारे यहाँ पे चौथे। इसके उदाहरण पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण क्या करा है कि प्रगतिशील शिक्षा ने करके सीखने पर बल दिया। इसके सामूहिक कार्य सामाजिक कुशलताओं के विकास के सहयोगात्मक अधिगम के सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में शिक्षा समुदाय की सेवा एकीकरण पर अधिक जोर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का चौथा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे देखते हैं। आठवां हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि जिन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में सिद्धांत है, क्या है। पहला कह रहा है कि विचार भाषा निर्धारित करता है। दूसरा करा है हमारा भाषा विचार को निर्धारित करती है। तीसरा करा है विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रिया है जब तक कि बच्चा 2 वर्ष का न हो। और यहाँ पे क्या करा, चौथा कि भाषा और विचार सहज प्रस्तावित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए क्या करा है, भाषा, देखिए विचार भाषा निर्धारित करता है। जो आपका विचार होता है वो भाषा को निर्धारित करता है क्या, नहीं करता है, ये गलत है। दूसरा करा भाषा विचार को निर्धारित कर, देखिए भाषा विचार को निर्धारित नहीं कर सकता। विचार आपका अलग है, संवेग के माध्यम से आ जाएगा, और भाषा आपके वाणियों के माध्यम से यानी आपके मनोभाव के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों तो गलत हो गया। विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रिया है जब तक कि वो बच्चा 2 साल वर्ष न हो जाए। देखिए बालक शुरू से ही क्या करता है, संवेदनाएं व्यक्त करना शुरू कर देता है, तो भाषा उसका तो रहता है, लेकिन वो अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। बचा कौन, चौथा हमारा बचा, चौथा की भाषा और विचार सहज प्रस्ताव है, एकदम राइट है। राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे लाइक ठोक दीजिए इसी बात पे एक बार। यहाँ पे देखिए क्या करा, जिन पियाजे के भाषा और विचार के संदर्भ में सिद्धांत के अनुसार भाषा, यहाँ पे विचार भाषा को निर्धारित करता है, उनके अनुसार विचार, यहाँ पे करा विचार भाषा की भाषा को सीखने के लिए बुनियादी रूप से आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अक्षमता से आप लोगों को प्रश्न बता दिया गया है और उदाहरण भी बता दिए गए हैं। तो क्या करा, यदि कोई बच्चा वाक्य को लिखते समय शब्दों को यहाँ पे अधूरा छोड़ देता है या नहीं लिखता है, तो वह पीड़ित है किससे। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्रेक्सिया से, डिसग्राफिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से। अब देखिए डिसलेक्सिया जो हो गया आपकी, ये पठन से हो गया। डिसकैलकुलिया किससे हो गई, गणित से हो गया। डिस्प्रेक्सिया भी लिखने से अक्षमता से होगा, लेकिन यहाँ पे डिसग्राफिया जो होगा, यहाँ पे क्या है, क्या कर रहा है यहाँ पे, डिसग्राफिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई बच्चा लिखते समय शब्दों को अधूरा छोड़ देता है या नहीं लिखता है, तो किससे पीड़ित है। तो ये देखिए डिसग्राफिया नहीं होगा इसका, क्योंकि अधूरा छोड़ दे रहा है, बल्कि लिख रहा है। ठीक है, लिखने में कठिनाई नहीं है, अधूरा छोड़ रहा है। तो क्या छोड़ रहा है, जैसे क्या होता है, बालक क्या करता है, कभी कभी गणना करता है, 4 + 5 कर दिया बराबर कितना कर दिया, 9। और क्या करता है, अगर उसको नहीं आता है 4 + 5 क्या करता है, उसे छोड़ देता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये देखिए आपकी जो जाएगी हमारे यहाँ पे डिसकैलकुलिया के अनुसार जाएगी। ठीक है, या फिर डिसग्राफिया की, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चा वाक्यों को लिखते समय लिख रहा है ना, तो डिसग्राफिया से जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या माना, देखिए डिसग्राफिया होगा उसका दूसरा, जी दूसरा ही होगा, जी इसका दूसरा ही होगा, सॉरी यहाँ पे दूसरा ही होगा, डिसकैलकुलिया गलती से होगा। और यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे कि किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा है, लेकिन अच्छे से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जूमिंग नहीं कर सकते इसे। यहाँ पे करा कि इस प्रकार के कारण शिक्षार्थियों को पेन या पेंसिल पकड़ने में अक्षम होती है, यानी बालक सीधे सीधे यहाँ पे है, आपको PDF मिलेगा तो इसे देख लीजिएगा। इसमें बालक अक्षमता यानी लिखता है और कठिनाई होती है तो छोड़ देता है, तो सीधे ये कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं, 10वां क्या कह रहा है। 10 का प्रश्न हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो पहला करा प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक घटना है। दूसरा करा है कि प्रेरणा जरूरतों पर आधारित है। तीसरा करा है कि प्रेरणा एक विरल प्रक्रिया है। चौथा करा है कि लक्ष्य प्रेरक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जी 10वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी एकदम राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा, 10वें का तीसरा, प्रेरणा एक विरल प्रक्रिया है, एक माध्यम है। आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण पे। देखिए प्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। यहाँ पे मतलब पढ़ाते समय ही आप प्रेरणा किसी को दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं किसी के द्वारा। चाहत और संख्यक और एक समय को संतुष्ट नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए एक बुनियादी जरूरत से पर्याप्त रूप से संतुलित है तो वह प्रेरक के रूप में शक्ति खो देता है, लेकिन अन्य जरूरतें उभरने के लिए जारी रहती है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। 11 का देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अल्बर्ट बंडूरा, यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। पहला करा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत,
दूसरा करा कि समाजवादी व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा करा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तीसरा करा है कि मनोलैंगिक विकास। तो यहाँ से आप लोगों को 5 नंबर तो श्योर है कि मिलेंगे आज की क्लास से। थोड़ा टफ है प्रश्न, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए बंडूरा जो है यहाँ पे सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से जाने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। कमेंट एकदम फास्ट करते रहिए आप लोग। आप लोगों को उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटने न पाए और असमंजस न रहे, इसीलिए आप लोग उदाहरण के साथ साथ जो अगर अच्छे लगे उससे प्रश्न को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए क्या करा है कि सामाजिक शिक्षण सिद्धांत सीखने और सामाजिक व्यवहार का सिद्धांत है, जो प्रस्तावित करता है कि नए व्यवहार दूसरे को देखकर और उनकी नकल करने हासिल करना जा सकता है। यह बताता है कि सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो सामाजिक संदर्भ में होती है और विशुद्ध रूप से अवलोकन होती है। अवलोकन मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या कह रहा है। 12 का प्रश्न आप लोग हमारे पढ़ने से पहले ही आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और सरल भी है। करा कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का रूप नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का रूप नहीं है तो करा बहुविकल्पी, वैकल्पिक, आरेखण, यहाँ पे करा मिलान के प्रश्न। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। करा वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है 4 विकल्प देना। तो बहुविकल्पी में 4 प्रश्न आ गए, आपके 4 ऑप्शन आ गए, ये भी सही। वैकल्पिक प्रश्न में भी आप ऑप्शन देते हैं, ये भी बहु यहाँ पे आएगा वस्तुनिष्ठ के अनुसार। यहाँ पे मिलान करेंगे तब भी आप 2 देंगे 4 देंगे, इनको मिलाना होता है, ये भी आ गए। लेकिन आरेख में क्या होता है, आपका मिलान करना नहीं होता है, ना ही प्रश्न ज़्यादा होते हैं, आपको एक ही बार में करना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके उत्तर पे। देखिए उत्तर क्या कह रहा है, इसका उदाहरण क्या कह रहा है, बहुत अच्छा है कि बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार के 3 भाग होते हैं। एक मूल शब्द कुंजी, दूसरा विचरणकर्ता, तीसरा होता है कि कुंजी और यहाँ पे विचरणकर्ताओं के साथ विकल्प के रूप में जाना जाता है। मूल शब्द या तो प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न होते हैं या तो कुंजी या उत्तर रूप से होते हैं। वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न, यह प्रकार आमतौर पर एक कथन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का क्या कर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है 13 का, और एक बार कहेंगे कि एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो करते चलिए सभी लोग। और देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है 13 का, कि लिखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। मतलब असफलता यानी जो आप पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, तो उसे क्या कहलाता है। तो विस्मरण कहलाता है, स्मरण कहलाता है, धारण कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। भूल जाना क्या होता है आपका, विस्मरण होता है, इस पे चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। उत्तर देख लेते हैं इसके क्या करा है, कि भूल जाने का अर्थ होता है किसी पर विषयता को संदर्भित करना, वर्तमान चेतना में जानकारी के साथ जानकारी को बनाए रखना, और सभी अनुभव यहाँ पे मस्तिष्क के स्मृति भाग में निराशा और चित्र को छोड़ते हैं स्मृति हिस्सों में इन निशानों को बनाए रखने के लिए विफलता को स्मरण कहा जाता है, विस्मरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न पे, देखते हैं 14 का क्या कह रहा है। 14 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि वाइगोत्स्की सिद्धांत में समीपस्थी, यहाँ पे समीवर्तित विकास के क्षेत्र यानी जेडपीडी को तात्पर्य है किससे। यह काम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, इसे वयस्क समर्थक के साथ पूरा किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है केवल औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है कि खाता पूर्ति, ठीक है, समन्वय के सीखना होता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है शिक्षक के हस्तक्षेप सीखने को प्रभावित करता है। चौथा कह रहा है कि विकास प्रगति का एक समवर्ती सिद्धांत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। 14 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, एकदम राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। इसका ये नहीं होगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आइए इसके उत्तर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या कहा है कि समवर्तित विकास का क्षेत्र बच्चे के विकास के वर्तमान को संभावित अवसरों के बीच अंतर है। यहाँ पे कहा है समवर्तित विकास का क्षेत्र एक शिक्षार्थी बिना मदद के क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये स्वतंत्र रूप से समस्या निवारण द्वारा निर्धारित एवं वास्तविक समस्याओं के स्तर के बीच में दूरी है। समवयस्क मार्ग अथवा अधिक सक्षम समकरियों के सहयोग के अंतर की समस्या का निवारण करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15 प्रश्न पे, और अपना टारगेट याद रखिएगा 20 प्रश्न में से आप लोगों को कितना सही करना है 15। और देखते हैं आज आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है 15 का, कि शिक्षक कैसे सीखने के अधिगम सकारात्मक अंतरण प्रदान कर सकता है। तो पहला करा है कक्षा में संवाद का यहाँ पे करा है परिहार करके। दूसरा करा परियोजना के नियत चरणों के अनुसार पाठ योजना को प्रस्तुत करना। तीसरा करा समस्या हल करने और उन्हें उपयोग करने लिए छात्रों की उचित समझ और अंतर्दृष्टि विकसित करना। चौथा करा है कि छात्रों को उन पर और पाठ्यक्रमों को यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर बताती है। तो राइट आंसर 15 का क्या जाएगा जी, कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज की जो पढ़ाने की स्पीड स्लो है। आप लोग कहते हैं कि बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो आज स्लो ही चलेंगे, ठीक है, क्या है एकदम स्लो चलेंगे ताकि आप लोग भी पढ़िए अच्छे से। और देखते हैं यहाँ पे क्या करा है जी, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे
15 का तीसरे के साथ जाएगा समस्या हल करने। एक शिक्षक को क्या चाहिए कि समस्या हल करे, फिर बालक के उचित दृष्टिकोण मार्गदर्शक करे ताकि बालक उसमें रुचि ले। क्या ले? रुचि ले, ताकि अधिक आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। इसके उत्तर क्या है? इसके उत्तर आंसर देख लेते हैं कि शिक्षकों को समस्या केंद्रित अंतर्दृष्टि और ज्ञान निर्माण निर्माण के लिए विद्यार्थियों के बीच उचित समय और अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए, जिससे कि आजीवन शिक्षा को प्रोत्साहित कर सके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं 16 का क्या करा है। 16 का भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक डैश भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? तो पहला यहाँ पे देखिए सहानुभूतिपूर्ण, दूसरा तटस्थ, तीसरा नकारात्मक, चौथा करा कि सक्रिय। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या देगा? हमने कहा है कि आप लोग पहले पॉइंट को पकड़िए। अगर सक्रिय, अवलोकन, प्रत्यक्ष और यहाँ पे पूर्ण विकास, सार्वभौमिक ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपका राइट आंसर जाता है। क्या जाता है? राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? सक्रिय के साथ जाएगा, क्योंकि बालक का प्रथम जो विद्यालय होता है उसके परिवार को ही कहा जाता है, वहीं से बालक सामाजिक प्रक्रिया को सीखता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसके उत्तर क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ हैड टैग लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग इसे क्या कर सकते हैं? नोट्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ दे रहे हैं, छोटा है, इसे जूम नहीं करेंगे, जूम करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, माता पिता को छोटे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती है, और वो भूमिका क्या है? बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, यानी बालक के प्रोत्साहन देना। दूसरा है एक शैक्षिक उपलब्ध कराना, यानी शिक्षा के दायरे में जोड़ना। दूसरा करा है कि माता पिता के बच्चों के रिश्ते सुधार और तीसरा करा है कि यहाँ पे चौथा कि माता पिता स्कूल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करे, यानी बालक को प्रोत्साहित करे कि आप विद्यालय जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे करा है और स्कूली शिक्षा को प्रक्रिया का बेहतर समझ। तो यही होता है पॉइंट। अच्छे से देखते हैं यहाँ पे क्या करा है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे जिन पियाजे के। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से किस चरण में एक बच्चे के सारे प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचा शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि शुरू कर देता है, क्या करता है? करता है शुरू। तो शुरू करता है, न कि कर चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमने आप लोगों को मैराथन में बता दिया है। तो पहला करा है कि यहाँ पे के सेंसरी मोटर, यानी क्या कह रहा है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष। पूर्व यहाँ पे परिचालक चरण, यानी यहाँ पे करा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कितना? 2 से 7 वर्ष। फिर करा है यहाँ पे कंक्रीट परिचालन स्मरण, इसे भी याद रखिएगा। ये देखिए आता है, अगर संवेदी प्रेरक नहीं आएगा, पूर्व संक्रियात्मक नहीं आएगा और औपचारिक नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या बोलता है उसको, अमूर्त चिंतन नहीं आएगा, तो उसमें क्या करता है बालक। तो ये देखिए, ये आपका स्तर बहुत ही जरूरी है, और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए टैग के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से यहाँ पे औपचारिक पढ़ें। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा? जी एकदम राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा? औपचारिक, यानी अमूर्त चिंतन। राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे अमूर्त चिंतन के साथ जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण पे देखिए, उदाहरण भी रखे गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए उदाहरण क्या करा है, संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज अथवा बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवधि होती है। इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों के अनुभव के तथा उन पर पेशी कार्य, यानी अपने जो हाथ पैर है उसके समझ विकसित करता है, जैसे देखना, छूना और यहाँ पे मारना आदि। अतः यह संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा और है, दूसरा क्या है देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए छोटा है, लेकिन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसे, कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार ये 2 से 7 वर्ष होती है। ये पुनः 2 भागों में बांटा गया है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था अंतर्दृष्टि आप लोगों को बता दिया गया है, जो इसमें क्या होता है कि आंतरिक प्रेरणा होती है, और अंतर्दृष्टि जो होता है, अंतर्दृष्टि खुद से होती है, और यहाँ पे जो प्राक होती है बाहर से दिया जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के यहाँ पे देखिए 7 साल से 12 वर्ष तक चलती है। इसे आप लोग देख लीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 18% पे आगे बढ़ते हैं। 18 का देख लेते हैं क्या करा है। 18 का ये करा है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में भाग यहाँ पे में लगाना चाहिए जिसमें कि वह पहला करा कि बहुविकल्पी, यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला बहुविकल्पी प्रश्नों के यहाँ पे स्तरीकृत कार्यपत्रक। दूसरा करा है कि स्मरण रटना, और यहाँ पे देखिए रटना की बात कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे रटने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। और यहाँ पे कार्यपत्रक को भरने की बात कर रहा है, ठीक है, यानी खाली स्थान को भरने की बात कर रहा है, जो कि ये भी गलत है। ड्रिल और अभ्यास, अभ्यास तो होगा, ठीक है, अभ्यास होगा, लेकिन देखिए पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना ये इससे भी बेहतर है। ड्रिल जो होता है आप कार्य कर रहे हैं, अभ्यास यानी किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन उससे उचित हमारा क्या है, तर्क करना और यहाँ पे देखिए निर्णय लेना, ये सबसे संभावित होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, तीसरा हमारा नहीं होगा। आइए इसके उत्तर पे विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा कि विज्ञान में उत्साह के आधार पर सीखने वाले को आकर्षित करना
करना उन्हें यहाँ पे साक्ष्य आधारित तर्क और यहाँ पे उच्च संज्ञानात्मक कौशल के मूल्यों को खोजने में मदद करना, उन्हें रचनात्मक तरीके से समस्याओं समाधान करना, परंपरा के सक्षम बनाना शिक्षा सुधारों का मूल उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी यहाँ पे चेहरे पर किसी चर्चा के दौरान लंबे समय तक मौन अभिव्यक्ति अथवा यहाँ पे व्यवसायिक भाव व्यवस्था उचित रहे। तो आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे, देखते हैं 19 का क्या कह रहा है। देखिए 19 का ये करा है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों को यहाँ पे करा है कि यहाँ पे करा है भोली अवधारणाओं, यानी भली अवधारणाओं को जानना। यहाँ पे भोली अवधारणा मतलब क्या है कि एक अच्छे उपयुक्त प्रश्न को जानने के लिए क्या होता है। पहला करा है कि भोली का मतलब होता है एक उचित तरीका, ठीक है। अवधारणा शिक्षक हौसले को पस्त करना देता है क्योंकि ये इसका कार्यभार बढ़ाता है। दूसरा करा है कि शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। तीसरा करा है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक और सार्थक बनाने और योजना बनाने में सहायक मिलती है। चौथा करा है कि शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनती है। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का क्या जाएगा। देखिए सबसे उचित तरीका हमारा क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, तीसरा क्या है, यहाँ पे क्या करा है कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण के अधिक सार्थक बनाने योजना बनाने में सहायक करती है। जो यहाँ पे क्या आती है, क्या आ रहा है कि अवधारणा को जानना, अवधारणा को जानता है तो बालक योजना बनाता है, शिक्षक योजना बना के क्या करता है, उस प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करता है। 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 20वां क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो पहला यहाँ पे करा है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षण की संख्या को बढ़ा देना। दूसरा करा है कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की या स्वायत्ता को बढ़ाना और सहायता करना। तीसरा करा है कि समानता बनाए रखने के लिए किसी भी अनुदेशन के पद्धति को टिके रहना। चौथा करा है कि क्लास की अवधि 40 से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 20वें का राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, जल्दी से इसका कमेंट दीजिए। सभी लोग कमेंट में देंगे और क्लास खत्म होगी तो कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में तो आप दे ही रहे हैं इस समय, इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद उसमें भी अपनी राय दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। और बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमार्थ के चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें। बेल आइकन का बटन दबा लेंगे तो लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो शेयर करना ना भूलें, जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपकी 9 बजे की क्लास समाप्त होती है। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव अपना मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। तो ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए या फिर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बनाया जाए, वो भी प्रश्न आप लोग बता दीजिए। सीटेट बहुत ही नजदीक है तो आप लोगों की हो सकता है तो कल आप लोगों की RTE 2009 चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।